ओके गाइस, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका रिकंसिलिएशन का चैप्टर, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट्स को कैसे रिकंसाइल किया जाता है, इसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके गाइस, हम लोग हैं अपनी रिविजनरी पॉकेट बुक के पेज नंबर 112 पे। सबसे पहली चीज आप लोग जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स सेपरेटली अगर बनाए जाएं, कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में बनाए जाएं, कॉस्ट बुक कीपिंग करें, आप कॉस्ट शीट बनाएं, फाइनेंशियल अकाउंट्स का पीएनएल अकाउंट अलग बनाएं, तो उस केस में हमारे दो प्रॉफिट्स आ जाते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स एंड नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। तो हमें रिकंसिलिएशन करने की जरूरत पड़ती है। तो रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले रिकंसिलिएशन करने से पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि व्हाट आर द रीजंस, किस कारण से हमारे जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आता है। तो देखिए, अगर इंटीग्रेटेड बुक्स बना रहे हैं तो रिकंसिलिएशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिंगल सेट ऑफ बुक्स में सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स बना रहे हैं तो उनमें डिफरेंसेस क्यों होते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, या जो भी हमारी रिटेन अर्निंग एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स क्यों डिफरेंट होते हैं? तो सबसे पहली चीज तो हम लोग कहेंगे गाइस, आइटम्स इंक्लूडेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। हम लोग आइटम्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में लेके जाते हैं। कहने का मतलब हमारा प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं। गाइस, प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का फंडामेंटल क्या है? कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट या पीएनएल अकाउंट में आते हैं, कॉस्ट शीट में, कॉस्ट बुक कीपिंग में नहीं आते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स में नहीं आते हैं। तो उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स आप कॉस्ट शीट में नहीं लेते हो, फाइन्स एंड पेनल्टीज कॉस्ट शीट में नहीं लेते हो, स्टैंप ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कॉस्ट शीट में नहीं लेते हो। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में अभी भी चलता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में तो आज की डेट में जो है डीमैट में शेयर जा रहे हैं तो स्टैंप ड्यूटी का सिस्टम वहां नहीं है। फिर गुडविल रिटन ऑफ आप कॉस्ट शीट में नहीं लेते हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस, इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी कह सकते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन रिटन ऑफ, ऑब्सोलेसेंस लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एनी अदर ऑब्नॉर्मल लॉसेस, चाहे अर्थक्वेक हो या एबनॉर्मल कोई भी इवेंट हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस, लॉ सूट, कॉम्पनसेशन अगर कोई भी पेबल है, ये सारे के सारे प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में डेबिट होते हैं। अब इसके बाद फिर प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स, ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्रेडिट होती हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होता है। इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट्स या इन्वेस्टमेंट्स पे या लोन्स गिवन पे, फिर इस तरीके से डिविडेंड इनकम, फिर रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, शेयर ट्रांसफर पे अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में फीस चार्ज की जाती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में तो आज के डेट में शेयर ट्रांसफर डिपार्टमेंट्स ही नहीं है, डीमैट में शेयर्स हो गए हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स अगर इन्होंने बेचे हैं प्रॉफिट में, वो इसी तरीके से फिर इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन, कोई अगर कुछ नुकसान हुआ उसकी इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन मिली, ये सिर्फ पीएनएल अकाउंट में जाती है, क्रेडिट होती है। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड जो है सिर्फ और सिर्फ पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होता है, इसको इंटरेस्ट इनकम की तरह मान के चलते हैं। लॉसूट कॉम्पनसेशन रिसीवेबल, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन, ये सारे के सारे सिर्फ पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में, कॉस्ट शीट में नहीं आते हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो कुछ प्योरली फाइनेंशियल एप्रोप्रिएशंस, भाई ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होती है। कहने का मतलब जैसे आपका इंटरम डिविडेंड हो जाए या प्रपोज डिविडेंड हो जाए, किसी भी तरह का आपने अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिविडेंड्स अगर आपने डेबिट किया या ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, बी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जन रिजर्व, किसी भी तरह के रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया है, वो भी जो आपका सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, कॉस्ट शीट पे नहीं आता है। इस तरीके से आइटम्स, कुछ ऐसी चीजें जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनको इंप्यूटेड कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, जैसे सैलरी ऑफ द ओनर या जैसा भी है बंदा जो है जिसका अपना बिजनेस है, प्रोप्राइटर, वो अपने नोशनल सैलरी चार्ज करता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की तरह, अगर आप इसको कॉस्ट शीट में लेते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल गाइस ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऐसी चीजें नहीं आती। इस तरीके से नोशनल रेंट ऑन ओन बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग है, प्रोप्राइटर कहता है यार मैंने अपनी बिल्डिंग में को किराए पे नहीं दिया, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो फैक्ट्री के लिए यूज कर रहा हूं, तो फैक्ट्री का रेंट नोशनली वो चार्ज कर लेता है। कॉस्ट अकाउंट्स में ये वाली चीजें आएंगी, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में नोशनल रेंटल्स, नोशनल सैलरी, नोशनल डेप्रिसिएशन ऑफ असेट विच इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड, जिसकी बुक वैल्यू निल है, वो नहीं आती है। भाई हमारे पास कोई कंप्यूटर है, कोई हमारे पास प्लांट मशीनरी है, वैसे फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुका है, लेकिन आज हम लोग कहते हैं अगर इसकी मार्केट वैल्यू देखें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल 2 लाख रुपए, और हमें एस्टिमेटेड है कि ये 4 साल और चल जाएगा, तो उस हिसाब से हम 50,000 रुपए एसएलएम पे और इसको चार्ज कर देते हैं। तो ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में आता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में इस तरह के खर्चे नहीं आते हैं। फिर इस तरीके से अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स अगर कहीं हो, जैसे हमारे जो कॉस्ट अकाउंट्स में ओवरहेड चार्ज होते हैं उसे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहा जाता है, जो एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में चार्ज होते हैं। तो जो भी ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड जो होते हैं वो कॉस्ट अकाउंट्स के अगर कम है देन द एक्चुअल ओवरहेड्स, तो हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्ब्ड है ओवरहेड्स। और यही अगर हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स से
जो है हमारे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स या रिकवर्ड ओवरहेड्स आर मोर, तो हम कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स एज द केस में भी। फिर इसी तरीके से हमारा अगर कोई लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा फीफो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स में वैल्यूएशन के लिए अपनी इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, और वहां हम लोग वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं या लीफो यूज कर रहे हैं। पर कॉस्ट अकाउंट्स में लेट्स से फीफो यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर वेटेड एवरेज, यहाँ पर लीफो यूज कर रहे हैं तो वहां पर फीफो, एज ए केस में कुछ अगर डिफरेंट बेसिस ऑफ जो है वैल्यूएशन है अगर आपका इन कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो बट ऑब्वियसली बात है आपकी जो है वैल्यू एज पर कॉस्ट अकाउंट्स स्टॉक की, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, वो डिफर कर जाएंगे, तो इस वजह से आपके प्रॉफिट जो है डिफर कर जाएंगे। फिर इस तरीके से हम लोग कहते हैं अगर हम लोग अगर बोले लेट्स टॉक अबाउट इवन द फंडामेंटल इज कि अगर हम लोगों ने इन्वेंट्री जो है वर्क इन प्रोग्रेस और जो भी है फिनिश गुड्स, अगर उसकी जो कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो भी हम लोगों ने उसमें कॉस्ट इंक्लूड कर रहे हैं, अब भाई यहाँ पर डिप्रेशिएशन अलग चार्ज हो रहा है, वहां अलग चार्ज हो रहा है, हम लोग भाई फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन में अगर हमने डिप्रेशिएशन अलग चार्ज कर रखा है तो इन्वेंट्री पे भी इसका इंपैक्ट आएगा, एज वेल एज डेप्रिसिएशन। अगर हम लोगों ने लेट्स से यहाँ एसएलएम, वहां डब्ल्यूडीवी, यहाँ पे 20%, वहां पर 15% ऐसा चार्ज कर रखा है कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो डेप्रिसिएशन भी डिफर कर रहे हैं और हमारे डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज की वैल्यू भी डिफर कर रही है। इसी तरीके से हम लोगों को अब क्या करना है, रिकंसिलिएशन अगर करनी है तो रिकंसिलिएशन करने के लिए हम लोगों को या तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी या मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप किसी से भी शुरू कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड गो अप टू रिटेन अर्निंग एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, या फिर आप जो है रिटेन अर्निंग एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स पे भी आ सकते हो। अभी जैसे मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरू कर रहा हूं, आप रिवर्स भी चल सकते हो। हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं दोनों तरह के सवाल देखते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर रिवर्स करते हैं तो आपको फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स के एंगल से देखना पड़ेगा, अभी कॉस्ट अकाउंट्स के एंगल से देखेंगे कि हम लोगों ने कॉस्ट शीट बना ली, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट निकाल लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी इनकम्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में आई है, रेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी, किसी भी तरह की कुछ प्योरली फाइनेंशियल इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्रेडिट हुई है, वहां ऐड हुई है, यहां पे नहीं हुई तो इसको ऐड कर दो। इस तरीके से हमने कुछ ऐसे खर्चे प्योरली फाइनेंशियल, प्योरली कॉस्ट एक्सपेंसेस, कुछ नोशनल कॉस्ट, नोशनल रेंट, नोशनल सैलरीज, किसी भी तरह के नोशनल खर्चे हमने सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में अगर चार्ज किए, नोशनल डेप्रिसिएशन, अगर कहीं नोशनल इंटरेस्ट भी लिया हुआ, अगर आपने डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट शीट बनाई है तो उस केस में फिर आपका जो है ये जो भी नोशनल एक्सपेंसेस जो आपने कॉस्ट अकाउंट्स में अगर लिए हैं तो उसको जो है आप ऐड बैक कर दोगे यहाँ पर रिकंसाइल करने के लिए, क्योंकि सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में चार्ज हुआ, फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं हुआ। तो नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट है वो हमारे कम हो गए हैं। वंस अगेन ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के हैंड मूवमेंट भी कर सकते हैं हमारे नेट प्रॉफिट एज पर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कॉस्ट अकाउंट ये है, फाइनेंशियल अकाउंट ये है। फाइनेंशियल अकाउंट सोचो यहाँ पर प्योरली फाइनेंशियल इनकम है, यहाँ पर नहीं है, ऐड बैक कर दो। कोई प्योरली कॉस्ट एक्सपेंसेस है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चार्ज हुए हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में फाइनेंशियल में नहीं हुए, तो अकॉर्डिंगली इसमें वापस ऐड बैक कर दो। इस तरीके से ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, सोचो हमारे जो ओवरहेड चार्ज करते हैं कॉस्ट अकाउंट्स में उसे कहा जाता है एब्जॉर्ब्ड या रिकवर्ड ओवरहेड्स। लेट्स से हमने 1 लाख रुपए के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किए हैं और एक्चुअली इनकर हुए 80,000, तो ये ओवर एब्जॉर्ब्ड या ओवर चार्ज कर रखे हैं, तो इसको ऐड बैक कर दो। यही चीज अगर मैं बोलूं, लेट्स से एन एग्जांपल, आपकी ओपनिंग इन्वेंटरी आप लोग क्या करते हो कॉस्ट अकाउंट्स में जो है ओपनिंग स्टॉक्स को कॉस्ट में ऐड करते हो, या ऐसे केस में भी आप डेबिट करते हो अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो ओपनिंग स्टॉक्स आर इन नेचर ऑफ एक्सपेंस। तो अगर हमने लेट्स से एन एग्जांपल यहाँ पर वंस अगेन 2 लाख रुपीस का ओपनिंग इन्वेंट्री दिखाया, मींस खर्चा, ओपनिंग इन्वेंट्री मींस खर्चे की तरह है, तो 2 लाख यहाँ दिखाया, और कॉस्ट अकाउंट्स के अगेंस्ट फाइनेंशियल अकाउंट्स पे हम लोगों ने लेट्स से एन एग्जांपल 1,50,000 दिखाया, तो यहाँ ज्यादा दिखा रखा है, ऐड बैक कर दो। इसी तरीके से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हम लोगों ने कम वैल्यू की है, टेक एन एग्जांपल, हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स पे हम लोगों ने जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किया 2 लाख रुपीस और यहाँ पर हमने किया 1,80,000 रुपीस कॉस्ट अकाउंट्स में कम किया है, तो इसको ऐड बैक कर दो और फाइनेंशियल अकाउंट से रिकंसाइल कर दो। इसी तरीके से अगर आपके डेप्रिसिएशन जो है ओवर चार्ज कर रखे हैं कॉस्ट अकाउंट्स में, ऐड बैक कर दो। आपके कोई ऐसे खर्चे जो कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में चार्ज हुए, कॉस्ट में नहीं हुए, माइनस कर दो रिकंसाइल करने के लिए। इसी तरीके से कोई आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में गए, कॉस्ट में नहीं गए, माइनस कर दो। इस तरीके से कोई नोशनल इनकम है जो कि आपने सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में दिखाई है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं दिखाई, इसको वापस माइनस कर दो। इस तरीके से आपने ओवरहेड्स यहाँ पर एक्चुअली इनका चार्ज किए, लेट्स टेक एन एग्जांपल 2,50,000, आपने एक्चुअली जो खर्चे चार्ज किए वो है 2,50,000 और एब्जॉर्ब जो किए वो 2 लाख रुपीस, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड है 50,000, माइनस कर दो। इस तरीके से अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक्स आर इन नेचर ऑफ एक्सपेंस। वंस अगेन आपने क्या करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर आपने ओपनिंग स्टॉक्स जो है
दिखाए हैं कॉस्ट अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में 1,20,000 और कॉस्ट अकाउंट्स में आपने दिखाया 1,00,000 रुपए, 20,000 रुपए कम दिखाए हैं, माइनस कर दो। इस तरीके से अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक्स आर इन नेचर ऑफ इनकम, यहाँ पर क्रेडिट होता है, यहाँ पर ऐड होता है, जैसा भी कॉस्ट में से माइनस होता है, ठीक है जी, या फिर कॉस्ट में से यहाँ पर जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट होता है, यहाँ कॉस्ट में से माइनस होता है, तो बात एक ही इनकम की तरह है। तो क्लोजिंग स्टॉक्स टेक एन एग्जांपल, आप लोगों ने यहाँ पर जो है इन दिस केस इफ आई टॉक अबाउट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक्स को क्या किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल 2 लाख रुपीस दिखा रखा है और हमारे कॉस्ट अकाउंट्स में हमने 2,80,000 दिखा रखा है, ज्यादा दिखा रखा है 80,000, तो माइनस करो इसको रिकंसाइल करने के लिए। और इस तरीके से अगर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कॉस्ट अकाउंट्स में हम लोगों ने चार्ज किए हैं 1 लाख और फाइनेंशियल अकाउंट्स में 1,25,000, यहाँ पर कम चार्ज किए 25,000, तो अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, रिटेन अर्निंग एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बना के भी कर सकते हो। इसमें क्या करेंगे, जस्ट आपने नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स को क्रेडिट साइड पे दिखा देना है और जो चीजें ऐड कर रहे थे हम लोग नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स पे, वो आपने यहां पर क्रेडिट करते जानी है, जैसे प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स, प्योरली कॉस्ट एक्सपेंसेस जो कि सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स में चार्ज हुए हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर हमने दिखाई है, या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स अगर हमने कॉस्ट अकाउंट्स में ओवर रिकवर किए हुए हैं, इस तरीके से डिप्रीशिएशन भी ओवर चार्ज कर रखे हैं, वो क्रेडिट कर दो, और कोई अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है कॉस्ट अकाउंट्स में, तो ये भी क्रेडिट कर दो। यही चीज आप जो माइनस कर रहे थे, अब इन सब चीजों को जो है डेबिट करते जाओ। प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो है उनको आप डेबिट कर दो यहां पर। इसी तरीके से आपके अगर कोई अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक्स है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गए हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स है, जो भी चीजें आप माइनस कर रहे थे, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स है, और ये नोशनल इनकम अगर आपने कॉस्ट अकाउंट्स में दिखा रखी है, तो ये आपका रिटेन अर्निंग जो है बच जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो सकता है कि आपको नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स दे दे और वहां से कॉस्ट अकाउंट्स पे जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर ले जाना, इसको यहां पे शुरू कर देना। अभी यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं दिस इज कमिंग आउट टू बी द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब नहीं तो ये डेबिट और क्रेडिट जो डेबिट और क्रेडिट है उनकी जगह नहीं बदलेगी, बस अब ये एंड में ये बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स बच जाएगा। दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर एज द केस में। सो दैट फिनिशेस ऑफ दिस concept